हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिजिक गेम एकेडमी में स्वागत है। फिजिक गेम हम सब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लोग मिलकर आप सभी लोगों के लिए आईआईटी जैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पूरे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में हेल्प होके आप अच्छी से अच्छी आईआईटीज एनआईटीज उसके बाद इसी रैंक के साथ आप नाइजर और आइजर के इंटरव्यूज दे पाए और बाकी भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स है जैसे CUET हो गया या जेस्ट हो गया, इनकी भी हम तैयारी आपसे करवा देंगे। यहाँ पे अभी फिजिक्स के अंदर हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स का एक कोर्स चल रहा है और क्लासिकल मैकेनिक्स का एक कोर्स चल रहा है। ऐसे 3 कोर्सेज इस मंथ चलेंगे। अगले महीने और 3 कोर्सेज चलेंगे। आपका पूरा सिलेबस हम कवर करा देंगे। आपसे पूरा सिलेबस कवर होगा, आपके से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको PYQ दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स होंगी। उसके बाद में असाइनमेंट अभी आपके डाउट्स होंगे तो डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उससे ज्वाइन होके वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हर चीज़ पूछ सकते हैं। और इन दिनों एक चीज़ देखी गई थी कि जो हमारे टोटल वीडियोस हैं जो हमने अब तक अपलोड किए हैं, तो अराउंड तो उस पे जो व्यूज़ आए तो 70% व्यूज जो थे वो अनसब्सक्राइब जो थे उन लोगों की वजह से आए और खाली 30% व्यू जो है वो सब्सक्राइब वालों से आए थे। तो आप लोग जो अनसब्सक्राइब किए हो चैनल को, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से बेनिफिट्स मिल पाए। आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और हम सब लोग मिलके काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए अभी आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, उनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप, आइसोटोन और बाइंडिंग एनर्जी हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट को। आज की इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी समझेंगे, उसके साथ अल्फा, बीटा, गामा, डीकी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इस तरीके से प्रकाश डालेंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट था बेकर है, इसने एक चीज़ नोटिस की कि यूरेनियम, रेडियम जैसे जो बड़े एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा है, बेसिकली इनका मास तो ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा होता है, तो ये हाईली अनस्टेबल रहते हैं। और इनका अनस्टेबल होने की वजह से इसमें से रेडिएशन जो है वो इमिट होते हैं। तो जो रेडिएशंस ये इमिट करते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिविटी बेसिकली
ऐसी प्रॉपर्टी है किसी एटम या न्यूक्लियाई की जिसे आप चेंज नहीं कर सकते किसी केमिकल या फिजिकल एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी किसी एटम या न्यूक्लियाई की जिसे आप केमिकल या फिजिकल एक्टिविटी से चेंज नहीं कर सकते। ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो डीके में जाता है, जिसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव डीके। तो ये क्वेश्चन आपको एमएसक्यू में पूछा जा सकता है, जहाँ पे वो लिख सकता है कि रेडियो एक्टिविटी कैन बी चेंज बाय chemical changes, can be changed by physical changes, neither changed by chemical nor physical, either changed by chemical और physical। इस तरह से वो पूछ सकता है। या तो वो पूछ सकता है आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया जाए अनअफेक्टेड बाय केमिकल एक्टिविटी, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना और इट इज नॉन न्यूक्लियर फिनोमेना, और सॉल्व कीजिए। तो ये सारी चीजें वो वहाँ पे पूछ सकता है। यहाँ पे बेसिकली एक फिगर ड्रॉ है, मैं उसको फिर से बनाता हूँ आपके लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये चीज़ जब हम आगे देखेंगे तब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी। तो ये जो राइट साइड में जो रेज गई है ये है मेरे बीटा रेज, जो लेफ्ट साइड में गए हैं वो है अल्फा रेज, और जो स्ट्रेट गए हैं वो है मेरे गामा रेज। इसके ऊपर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे थे इसी डायग्राम को दिए हुए। तो ये डायग्राम आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं इसके लिए, और आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर डीके उन एटम्स के लिए होता है जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1.5 से ज़्यादा हो, उस केस में स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये डीके होती है। और डीके के 3-4 टाइप से, जैसे अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, गामा डीके हो गया। इन वे से वो एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करता है। और ये चीज़ शो करती है एक्टिव एलिमेंट के लिए। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी जो होती है न्यूक्लियर डीके, ये एक्टिव एलिमेंट्स के लिए होती है। अब जितने भी टाइप्स है हम उनको एक एक करके देखेंगे। 3 टाइप्स के डीके हैं। सबसे पहला अल्फा डीके है, दूसरा बीटा डीके और तीसरा गामा डीके। अल्फा डीके का आगे कोई टॉपिक टाइप नहीं बनता है। बीटा का 3 टाइप बनेंगे, बीटा प्लस, बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। गामा के भी इसी प्रकार से 2-3 टाइप्स पढ़ते हैं कि एक इंटरनल कन्वर्जन हो गया या नॉर्मल गामा डीके हो गया, और भी बाकी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर में बता दूंगा इन चीज़ों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अल्फा डीके से। तो जो भी न्यूक्लिया है जिनके अंदर 210 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका न्यूक्लियर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब ऐसे केस में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन बहुत बढ़ जाता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियस को बांध करके रखता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो सारे न्यूक्लियाई को बांध के रखे। तो इस वजह से न्यूक्लियस में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पे उसको अगर बहुत जल्दी स्टेबल होना है तो वो अल्फा डीके के अंदर चला जाता है। इसके अंदर होता ये है कि अगर ये मेरा एलिमेंट है एक्स, जिसका जेड प्रोटॉन है और ए उसका एटॉमिक मास है, तो वो अल्फा डीके में जाता है। अल्फा डीके में जाते ही उसका प्रोटॉन नंबर 2 से कम होगा और एटॉमिक मास 4 से कम होगा। और हीलियम का जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली 4 है। हीलियम का न्यूक्लियस जिसे आप अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये क्यू जो है ये एनर्जी है। ये कौन है ये हम आगे देखेंगे। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ देखनी है कि अल्फा डीके के अंदर बेसिकली क्या होता है।
वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अल्फा डीके में क्या होता है। प्रोटॉन नंबर जो होता है, न्यूट्रॉन नंबर चेंज कितने से होगा, प्रोटॉन नंबर कितने से चेंज होगा, एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होगा, ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज में नहीं है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। अभी जो ऊपर क्यू आया था, उस क्यू को बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। कि न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू। आप इसके लिए नॉर्मल एनर्जी बैलेंस करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बोथ द सेट्स आप एनर्जी बैलेंस जब लगाते हैं तो उसको सॉल्व करके आपको फाइनल एनर्जी ये मिलती है, जिसमें क्यू बेसिकली मेरा है एम आई इनिशियल मास जो एक्स एटम था माइनस फाइनल मास माइनस एम एक्स। तो ये है एम आई, ये बेसिकली एम अल्फा है। इनिशियल एटम जो था उसका मास, जो प्रोडक्ट बना उसका मास, और साथ में अल्फा पार्टिकल का मास। तो इसको जब मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरी एनर्जी टोटल। तो जब काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, तो जब यहाँ से एक पार्टिकल ये ब्रेक होगा दो पार्टिकल्स में, तो यहाँ से कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होगी जो इनको आगे मूव करने के लिए हेल्प करेंगी। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वही रहेगी। और ये एक फॉर्मूला जो है ये काफ़ी काम का फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लेना। इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू ए माइनस 4/a टाइम्स क्यू। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब ये चीज़ कुछ नॉर्मल जो हम ईएम में पढ़ते हैं कि अगर मैं एम वी स्क्वेयर आर इज इक्वल टू पी वी क्यू को लगाता हूँ तो इससे मेरा वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। इन्हीं इक्वेशन से मैं अल्फा पार्टिकल की रेंज बता सकता हूँ कि वो कितना ट्रेवल करेगा, कहाँ पे जाके स्टॉप होगा। तो ये रेंज बेसिकली 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से सबसे पहले है इनिशियल एनर्जी कितनी होगी अल्फा पार्टिकल की, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, उसके बाद कोलिजन के कोई चांस है क्या, और टेम्परेचर, नेचर, प्रेशर गैस का कैसा है। तो रेंज जो है प्रेशर की इन्वर्सली रिलेशन में है, टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में है, वेलोसिटी के क्यूब की प्रोपोर्शन में है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के 3/2 प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको देखनी है कि ये रेंज का एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर मेरी रेंज बहुत कम है तो वहाँ पे एनर्जी 3/4 के प्रोपोर्शन में रहेगी, 3/4। अगर मीडियम रेंज है तो 3/2 के फॉर्म में, और सबसे ज़्यादा रेंज है, हायर रेंज है, तो ई स्क्वेयर के प्रोपोर्शन में रहेगी रेंज। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। इसके बाद और एक ये चीज़ है कि रेंज जो है वो मीडियम के डेंसिटी के इन्वर्स रिलेशन में है, और एटॉमिक मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। कुछ चीज़ें आप सीधा नॉलेज पर्पस के लिए भी देख सकते हैं। और उसके बाद आखिरी स्पेसिफिक आयोनाइजेशन का कंसेप्ट है। ये रिलेशन आप याद रखिए, आगे चल के इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट लॉ जो है गीगर नटशेल लॉ वगैरह, उनके ऊपर इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। और एक ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है ऐसी है कि अगर अल्फ़ा एमिटर्स का जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है।
लॉन्ग टाइम इसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब हम अल्फा पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे, समझेंगे। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हीलियम एटम के, दैट इज He प्लस या डाई प्लस बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो कोई है नहीं। तो अब इसका मास 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg और चार्ज 2e। अब जब ये चार्ज पार्टिकल से, तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। इनकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी कम होती है और वो c/10 से लेके c/100 तक वेरी करती है, तो काफ़ी कम स्पीड है, ये आप देख सकते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करते हैं और फ्लोरोसेंस पैदा करते हैं। तो जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी तब यही सीन हुआ था कि गलती से वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो सनलाइट में रखी थी और वो काली हो गई थी। तो उसको लगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे ये सनलाइट की वजह से, तो फिर उसने एक ड्रावर के अंदर उसको बंद करके रखा और उसको ऑब्जर्व किया, तो फिर रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो प्लेट फिर काली हो गई थी। तो ये चीज़ है, इसी तरह से गलती से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। फिर अब ये जो है आयोनाइज करता है गैस को, जब भी गैस के थ्रू पास होता है, और आयोनाइजेशन पावर इसकी सबसे ज़्यादा होती है। आपको पेपर में ये पूछ सकता है अल्फा बीटा गामा में कि किसकी आयोनाइजेशन पावर के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर उसका पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी होगी उसके हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब इसकी जो रेंज है वो 2.7 सेंटीमीटर से लेके 8.62 सेंटीमीटर है थोरियम के लिए। एलिमेंट टू एलिमेंट ये रेंज वेरी करेगी, हमने देखा अभी उसकी प्रॉपर्टीज को। और वो स्कैटर होते हैं कि जब भी माइका एल्यूमिनियम या सिल्वर गोल्ड की फॉइल पे वो पड़ते हैं तो वहाँ से वो स्कैटर होते हैं। और ये चीज़ हमने सबसे पहले इक्वेशन में ही देखी थी कि जब भी अल्फा डीके होता है तो जेड 2 से कम होता है और ए 4 से कम होता है। तो इससे सीधे सीधे उसकी साइज बहुत कम हो जाती है। अगर फिर भी वो रेडियो मतलब अनस्टेबल है तो फिर अल्फा डीके कर सकता है, बीटा डीके कर सकता है। इसकी आयनाइजेशन पावर जो होती है सबसे ज़्यादा होती है और ये प्रपोर्शन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पेनिट्रेशन पावर जो है ये एक दोनों के इनवर्स में है। आयोनाइजेशन is inversely proportional to penetration depth। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जितनी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा उतना ही पेनिट्रेशन कम होगा। और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी शो होता है और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी नहीं। अब तक हमने अल्फा डीके को ठीक ठाक वे में समझ लिया है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है मेरा, वो है मेरा बीटा डीके का, जिसमें हम अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, या कभी कभी प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन बना देता है। तो इसमें जो इमिशन होता है कि यहाँ पे बैलेंस करना है रिएक्शन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बना तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बना तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हुआ होगा। क्योंकि दोनों का मास सेम नहीं है तो मास बैलेंस एनर्जी बैलेंस इन सब चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वो लोग इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को इमिट्स करते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है बीटा पार्टिकल। ये बीटा डीके है। और यहाँ पे न्यूक्लियस का कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरा छेद -1 बनता है तो जो एलिमेंट था वो एलिमेंट ही मेरा चेंज हो गया। इस वजह से ये कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे एनर्जी तो कंजर्व होती है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन कुछ चीज़ें
कंजर्व नहीं होती। जैसे यहाँ पे पैरिटी जो होती है वो वायलेट कर जाती है। उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन नंबर या फिर बाकी चीज़ें जो होती वो भी वायलेट नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ पे आके न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इनका कंसेप्ट आया, क्योंकि वहाँ पे स्पिन और वो सब बैलेंस नहीं हो रहा था। उसके बाद में ये रिएक्शन से कुछ नॉर्मल बीटा रिएक्शन जो होती है, नॉर्मल बीटा डीके, कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इसमें हुआ ये था कि अब इनका स्पिन पता था और बाकी चीज़ें पता थी। तो अगर मैं स्पिन बैलेंस करता हूँ तो हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, मतलब हाफ इज इक्वल टू वन। ये कैसे पॉसिबल हो गया? मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ कमी थी, वो थी ये एंटी न्यूट्रिनो की। तो इससे निकल के आया कि इसका जो स्पिन है वो आधा है माइनस में, न्यूट्रिनो का प्लस हाफ। अब आप यहाँ पे ये कुछ रिएक्शन है जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होती है, कि एक कोई एटम है जिसके Z प्रोटॉन और उसका मास A है। अगर वो बीटा निगेटिव के अंदर जाता है तो उसका एक से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बाहर, एंटी न्यूट्रिनो बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे बीटा माइनस के केस में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी वो मेरी इस वे में लिखी जाएगी, mx माइनस एम वाई इन 6। अगर बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाएगा और एक पॉजिट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और एनर्जी जो होगी एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू एम ई। तो यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं कि बीटा माइनस डी के होने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है एक्सटर्नल, बस आपका जो है इनिशियल एटॉमिक नंबर जो है वो कम होना चाहिए यहाँ पे। बाकी यहाँ की कोई भी चीज़ नहीं है। इनिशियल एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि अब पहले यहाँ पे मेरे पास n न्यूट्रॉन्स थे जो चेंज होके n माइनस वन हो गए। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं ई एक्स की बात करूँ तो ये हमेशा ज़्यादा होगी ई वाई से। बाकी इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल सी रिएक्शन है। और यही इसी वजह से सबसे ज़्यादा बार यही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जब मैं बीटा प्लस डीके की बात करता हूँ तो मुझे एक एक्सटर्नल कंडीशन और है यहाँ पे कि एम एक्स एम वाई जो है ये तो ऊपर के जैसे ही है, लेकिन ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉन मास के ट्वाइस करूँ उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये क्वांटिटी मेरी ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। खाली अब यहाँ पे एम एक्स माइनस एम वाई से काम नहीं चलेगा, ये एम एक्स जो है ये इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। एम वाई प्लस टू एम ई इस मास से ये ज़्यादा हो तब ही बीटा प्लस डी के यहाँ पे पॉसिबल होगा। और कुछ रिएक्शंस हैं जो होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रिनो कंबाइन होके न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो मिला के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है, लेकिन हर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, कोई भी एक ही रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और देखते हैं कि जिस तरह से हमने अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को देखा था उसी तरह से हम बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेस जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। इनकी स्पीड भी 1% से लेकर 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। अब ये भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये भी क्या है, चार्ज पार्टिकल। जब ये भी चार्ज पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे।
इनके पास भी एबिलिटी होती है कि ये गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले कम होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा के मुकाबले ज़्यादा होती है, आयोनाइजेशन पावर कम है। उसके बाद में इनकी रेंज स्पीड यानी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑलमोस्ट आधा मेगा इलेक्ट्रॉन और एनर्जी वाले पार्टिकल को 1 मीटर रेंज होती है हवा में। तो इसके अंदर ये अलग अलग रिएक्शन है, ये फॉर एग्जांपल के लिए एक ही दिए है यहाँ पे, और उनका चार्ज इस तरह से प्लस माइनस ई के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस ई, पॉजिट्रॉन होगा तो प्लस ई। और ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं जिंक, प्लेटिनोसाइनाइड और ZnS के ऊपर। और पॉजिट्रॉन की एक खास बात, एक मतलब एक जहाँ पे मैं पढ़ रहा था उसने लिखा था कि जो पॉजिट्रॉन होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है पीछे के टाइम में ट्रेवल करता हुआ। ये भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको पॉजिट्रॉन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ अच्छा पढ़ना होगा तो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं चीज़ों के ऊपर। तो एक चीज़ है पॉजिट्रॉन इमिशन, जिसमें अब इसमें ये होता है कि प्रोटॉन मेरा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पॉजिट्रॉन को इमिट करता है, और ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रिनो भी साथ में इजेक्ट होता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब जब ये सब चीजें किसके लिए है कि जिनका एटॉमिक मास 210 से ज्यादा है, ठीक है। तो इतना बड़ा जब एटम होगा, अगर मैं उसका ये न्यूक्लियस बोल दूं तो ये शेल्स उसकी बहुत पास पास रहेंगी। तो जो पास वाली शेल है उससे अब इसका फोर्स उसको खींच लेगा अपने पास, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर तो वो रह नहीं सकता, परमिशन नहीं है, तो वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो जाता है और इस फॉर्म में न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाली रिएक्शन, ये चीज जनरली यहाँ पे ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने पास वाले से ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आमतौर पे के शेल्स के लिए के एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट है इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, और आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में होता है। आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेगा तो सीधा आपको के शेल पे टिक करके आ जाना है। और यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है कि अब यहाँ पे के शेल से इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब यहाँ पे एक वैकेंसी है, तो एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन के में चला जाएगा, अब एल में वैकेंसी है, एम से एल में चला जाएगा, एम में है एन से एम में चला जाएगा। ऐसे करते करते ये वैकेंसी आगे बढ़ती जाएगी, ट्रांजिशन होता जाएगा और रेडिएशन इमिट होता रहेगा। और यहाँ से हम वेवलेंथ वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है ये बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव है पॉजिट्रॉन इमिशन का। अब दोनों प्रोसेस में ऑलमोस्ट सेम ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कभी ये होगा कभी वो होगा, हम बता नहीं सकते, हम पॉसिबिलिटीज मेंटेन कर सकते हैं। और ये भी एक पॉइंट है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बीटा माइनस डीके होने के लिए एक ही कंडीशन है कि पेरेंट का मास जो होगा वो खाली ग्रेटर होना चाहिए डॉटर न्यूक्लियस से।
बाकी कोई भी कंडीशन नहीं है। बीटा प्लस के लिए एक हल्की सी कंडीशन ये है कि जो पेरेंट एटम होगा उसका मास एट लीस्ट डॉटर एटम से इलेक्ट्रॉनिक मास के ट्वाइस होना चाहिए। कि जैसे अगर ये एम एक्स है तो ये एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, एम वाई से तो बड़ा ऑब्वियसली होना चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मास के जो डबल होगा उसके भी ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो टोटल है इससे ये मास हमेशा ज़्यादा रहे, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके पास डॉटर न्यूक्लियस से एटलीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी तो भी ज़्यादा हो। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए एक और कंडीशन है कि पेरेंट का मास डॉटर से ज़्यादा तो हो ही, साथ में बाइंडिंग एनर्जी से भी ज़्यादा हो, तब ही ये चीज़ पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आपने अल्फा डीके, बीटा डीके के तीन टाइप, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा प्लस, बीटा माइनस, इन तीन चीज़ों को देखा। अभी इसमें आखिरी पार्ट है जो कि है गामा डीके का, ये तीसरा डीके है। तो गामा डीके के अंदर ये चीज़ होती है बेसिकली, इसमें कोई पार्टिकल बेसिकली इजेक्ट नहीं होता है। होता ये है कि अल्फा और बीटा इमिशन की वजह से जो न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन करता है उसमें वो एनर्जी को इमिट करता है। वो एनर्जी को हम गामा रेज बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी है, ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग फोटॉन्स, और ये सब चीज़ों को हम गामा रेज। जैसे यहाँ पे ये जिसमें एक एटम जिसके अंदर जेड प्रोटॉन ए उसका मास नंबर था, वही एटम ये एस्टेरिस्क बताता है कि वो जो है एक्साइटेड स्टेट में है। अब उसने गामा रे को डीके करके स्टेबल हो गया वो। जैसे यहाँ पे ये एक रिएक्शन है कि यहाँ पे ये आर ए 88 जब यहाँ से अल्फा डीके होता है तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये है कि ये 4.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अल्फा पार्टिकल निकलेगा, या एक 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पार्टिकल निकलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चेंज आएगा, एक पार्टिकल इस स्टेट में आएगा, एक पार्टिकल इस स्टेट में आएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हम बोला Rn 86222 ये रहेगा। अब हुआ क्या है बेसिकली कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ये हाई एनर्जी वाला है, उसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जब मैं डेल्टा ई लिखता हूँ तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से ये ग्राउंड स्टेट ये जो होगा, अगर लो एनर्जी वाला अल्फा डीके होता है तो ये थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। अब ये तो अनस्टेबल स्टेट है, तो यहाँ से ये गामा पार्टिकल को इजेक्ट करेगा इतनी एनर्जी का, उसकी एनर्जी होगी 0.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो फिर स्टेबल बन गया। तो ये आर एन से आर एन बन जाएगा गामा रे को इमिट करके। आपको एनर्जी पता है, इससे आप सीधा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और ये चीज एक चीज और बता दो आपको, जैसे यहाँ पे ये एनर्जी आया था जैम 2021, इसका एक एमएसक्यू है जिसके अंदर ये चीज पूछी गई थी, एनर्जी पूछी गई थी गामा डीके के अंदर। उस एमएसक्यू में मैं आपको बोल दूं तो जो हमने कल देखा था कि एफई सबसे स्टेबल है, ये चीज पूछी गई थी, ये चीज पूछी गई थी, जिसमें चारों ऑप्शन सही थे, बाद में चेंज करके उसके तीन ऑप्शन को सही कर दिया गया, लेकिन चार वालों को भी पूरा क्रेडिट दिया था। तो ये एमएसक्यू आप जैम 2021 के पेपर से देख सकते हैं, जिसमें ये चीज पूछी गई थी कि गामा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है। अब
सिमिलरली हम देखते हैं कि गामा रेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो गामा रेज बेसिकली कोई पार्टिकल नहीं है, ये सीधा ईएम रेडिएशन है, एनर्जी है, और जिनकी वेवलेंथ 400 से लेके 0.4 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है। उसके बाद में अब ये एनर्जी है, ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करता है और फ्लोरोसेंस भी पैदा करता है। इसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होती है और पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन मिनिमम होता है इसका, और पेनिट्रेशन जो होता है मैक्सिमम होता है। वो क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट भी होते हैं और इनकी स्पीड जो होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। अब ये चीज़ देखने के बाद मैं एक पॉइंट बता दूंगा आपको कि जो भी अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे थे, इन सबको बोला जाता है बेकरल रे, क्योंकि इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी बताई थी, इसलिए इन रेज को बेकरल रे भी बोला जाता है। कभी कभी पूछ सकता है। और एक चीज़ आपको ये खास ध्यान रखनी है कि एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होगा, जो हम आज तक देखते आए, जब ब्लैक बॉडी भी देखी थी हमने, स्पेक्ट्रम देखा था ये एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्वांटम इफेक्ट में, एक्सरे में, हर जगह एनर्जी स्पेक्ट्रम देखा। तो वैसे ही एनर्जी स्पेक्ट्रम अल्फा बीटा गामा के लिए आता है। तो अल्फा और गामा का जो स्पेक्ट्रम आता है, जब आप उसको प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह से लाइन दिखती है। ये अल्फा और बीटा के लिए ये लाइन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे एनर्जी होगी और शायद यहाँ पे वेवलेंथ या कुछ और पैरामीटर होगा। जब आप बीटा पार्टिकल को देखते हैं तो उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यू आता है, वहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं आता है। ये चीज़ पेपर में पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लाइन स्पेक्ट्रम। वहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम गामा रेस की बात करें तो गामा रे पार्टिकल के साथ तीन तरह से इंटरेक्ट करता है। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है कि जिसमें वो अपनी पूरी एनर्जी दे देता है और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। क्वांटम इफेक्ट में जहाँ पे पार्शियल एनर्जी देते हैं, जहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से आपको दिखाई देता है। या तो पेयर प्रोडक्ट होता है कि एक गामा रे से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों निकलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, और ये तो हमने एक्सरे में देखा था। एक चीज देखने वाली बात ऐसी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपकी जो एनर्जी निकल के आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। कभी कभार अगर आप एक्सरे या गामा रे को यूज करते हैं तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। जब आप क्वांटम स्कैटरिंग देखते हैं तो यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, और पेयर प्रोडक्शन में ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो आपको इंटरव्यू में या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों की होने कब ये पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप इन एनर्जी के भरोसे बोल सकते हो कि अगर मेरी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वहाँ पे क्वांटम स्कैटरिंग होगा, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वहाँ पे आपका पेयर प्रोडक्शन होने की संभावना है। उसके बाद एक चीज ये है कि इंटरनल कन्वर्शन। अब इंटरनल कन्वर्शन क्या होता है कि बेसिकली न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर डीके और उन सब चीज़ों की वजह से एक्साइटेड स्टेट, लोअर एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब वो एक्साइटेड स्टेट में है, अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना है।
तो नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, नीचे आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। अब ये एनर्जी जो है, ये जो न्यूक्लियस है, इसको लगा हुआ पहला शेल है, ये उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन, और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसको तो एनर्जी मिल गई, वो तो चला गया। अब जब ये होगा तो यहाँ से फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नीचे नीचे, कि के चला गया तो एल से के में आएंगे, एम से एल में आएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। इसको बोला जाता है इंटरनल कन्वर्जन। और ये होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है के शेल की, क्योंकि के ही सबसे नज़दीक है न्यूक्लियस के अंदर। यही चीज़ इसमें पूरी इसमें लिखी है, और ये बाकी सब एनर्जी वगैरह आप निकाल सकते हो। और एक होता है अभी पेयर प्रोडक्शन, जो अभी हम देख रहे थे, कि जिसमें एक गामा रे डीके होके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इससे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि फोटोन जो है उसकी पूरी एनर्जी दे देता है, या फिर कुछ पार्ट दे देता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि गामा रे क्या है, बेसिकली ईएम स्पेक्ट्रम है, यानी ये वेव है, यानी इसके पास एनर्जी है लेकिन मास नहीं है। अब एनर्जी मास में अगर कन्वर्ट होती है तो वो बनता है मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनके पास मास है, तो यहाँ पे ये मटेरियलाइज हो रहा है। यहाँ पे बाकी भी कोई कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो वायलेट नहीं करते, क्योंकि बेसिकली अब इनका जो स्पिन है यहाँ पे चार्ज देख लीजिए, स्पिन देख लीजिए, हर चीज़ एक दूसरे के काउंटर में है, और ये भी उसी हिसाब से बोथ द साइड्स वो बैलेंस रहता है रिलेशन। इसमें एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आपका जो गामा पार्टिकल है उस एटलीस्ट उसके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी तो भी हो, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को इमिट कर पाए। इसमें एक चीज़ और होती है कि हमें एक न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है। ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ से ये फोटोनिक एनर्जी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इस तरह से बाहर जा रहे हैं। इस न्यूक्लियस का रोल इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम और एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह है, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस न्यूक्लियस को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और चीज़ एक नोट करने वाली कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो वैक्यूम में नहीं होगा, वहाँ पे एनर्जी मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। अगर ये चीज़ होने के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर एक डेरिवेशन भी मैंने देखा था एक बुक के अंदर। इस तरह से पेयर प्रोड्यूस हो रही है, उसी तरीके से पेयर अनिल होगी। हमने देखा था कि गामा पार्टिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, वैसे ही अब इसके रिवर्स, अब ये चीज़ है, अब इलेक्ट्रॉन, अब इसको भूल जाइए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होते गामा में। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यहाँ पे एक गामा से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से एक ही गामा बनना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे बना तो ऐसे गामा, ये रिएक्शन होके इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इस तरह से ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस रही, डायरेक्शन वगैरह। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बैलेंस करनी है, उनका बाकी सब चीज़ें भी बैलेंस करनी है। तो इस केस में जब पेयर एनिल होगी तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम।
ये चीज़ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वो डायरेक्शन होती है। और ये मॉस बोर इफेक्ट है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इससे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कुछ मतलब पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली अल्फा, बीटा और गामा डीक्यू को डिस्कस किया था। उनकी प्रॉपर्टीज देखी हमने, उनके इफेक्ट्स देखे, और अब तक हम बेसिक जो न्यूक्लियस है, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को हमने देखा। हमने बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को देखा। हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जाना, समझा, ग्राफ्स देखे। आज हमने रेडियो एक्टिव डीके के टाइप्स को देखा, टाइप्स देखे। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ लॉज है, कुछ सीरीज है, कुछ इक्वेशंस है जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ दे दूंगा, वो आप नॉलेज पर्पस के लिए देख सकते हैं। और हो सकता है कि कल वाले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इन दो टॉपिक्स के ऊपर, अल्फा बीटा डीके और बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन है, एक 10-12 क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और फिर हम मूव करेंगे जो अपना अगला टॉपिक है, रेडियो एक्टिव डीके के रिलेटेड जो लॉज है, हम उन लॉज को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक आप फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए, मेरे लेक्चर्स देखिए, बाकी जो मेरे दोस्त थे उन लोगों के लेक्चर्स देखिए। आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, ग्रुप्स में पूछिए, मुझे आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम के, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अद्भुत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।